इसको आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। और ये क्या बताती है? ये बता रही है हमारी अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के बारे में। आपने इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में या जितने भी आपने अनुमान पढ़े, आप याद करिएगा जब मैंने आपको भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया था, तो उधर आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को लेकर के 2022-23 में क्या ग्रोथ रेट रहेगी इंडियन इकोनॉमी की, इसके बारे में जितने भी संस्थाओं ने अपने अनुमान वगैरह दिए थे, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या बाहर की जो संस्थाएं हैं, सबका ये मानना था कि जो जीडीपी की ग्रोथ रहेगी वो 7% या इससे कम होगी। 7% या इससे कम होगी। लेकिन अभी हाल ही में 2022-23 का फाइनल डेटा आया है, जो क्वार्टर 4 का डेटा आया। और इसके पहले अभी तक क्या 3 क्वार्टर के डेटा थे, अभी फोर्थ क्वार्टर का डेटा आया। फोर्थ क्वार्टर का डेटा इट मींस ये कब से कब का हो जाएगा? ये कब से कब का डेटा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जनवरी टू मार्च, ठीक है ना? जनवरी टू मार्च क्वार्टर 4 का डेटा आया, और इसको मिला करके जब फाइनल हमारे इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ रेट जो देखी गई तो 7.2% पे आई है। तो अनुमान कितने थे? अनुमान थे 7% या इससे कम का, लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ रेट क्या मिली है? वो 7.2 की मिली है। हालांकि इतना लेटेस्ट सवाल जो है वो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप जानते रहें, इसलिए कि इससे रिलेटेड और भी सवाल बन सकते हैं। जैसे कि अब इसमें आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हो गई, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अब अफ्रीका की स्थिति तो थोड़ा सा खराब रहती है, तो इसको तो खैर बहुत हम लोग वेटेज नहीं देंगे। लेकिन जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, यूके हो गया, इंडोनेशिया, जितनी भी इकोनॉमी आप देख रहे हैं इधर, जितनी भी अर्थव्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जापान की ग्रोथ रेट क्या रही 2022-23 में? 1.1%, जर्मनी की 1.9%, साउथ अफ्रीका को भी अगर लिस्ट में लें तो 2.1%, यूएसए की 2.1, फ्रांस की 2.6, ब्राजील की 2.9, चाइना की 3%, मैक्सिको की 3.1%, यूके की 4.1% और इंडोनेशिया की 5.3%। तो अगर आप कंपेयर करेंगे जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको आप विकसित की कैटेगरी में रखते हैं, वो सभी की सभी अर्थव्यवस्थाएं भी हम लोगों की तुलना में क्या धीमी गति से ग्रोथ को प्राप्त कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी की अच्छी स्थिति के बारे में बता रहा है। इसलिए मैंने बताया कि देखो, एक बार किसी एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया था इसी तरीके का, कि उसमें दिया था कि हाल ही में, और वो आंकड़ा शायद सीएमआई के द्वारा जारी किया गया, तो उसमें दिया गया कि इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की ग्रोथ रेट निम्न में से किन देशों से ज्यादा है, और उसमें कुछ ऐसे देश वगैरह दे रखे थे, चाइना वगैरह। सो ओवरऑल कहानी का कंक्लूजन ये है कि ये जितनी बातें हैं, जितने डेटा हैं, याद रखिएगा कि 22-23 में इंडिया के अलावा जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं उनकी क्या स्थिति, ताकि अगर ऐसे सवाल पूछे ना तो आप कर ले जाए। आपको ये पता रहे कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है ना, और जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं वैश्विक स्तर की। तो इसको इधर बताने का मेन उद्देश्य ये था। अब देखो, बात करते हैं हम लोग इधर क्या राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को लेकर के। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखो, एक सवाल ये भी पूछा जाता है नेशनल इनकम से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। और उसमें एक तो आपको जैसे इंडिया का भी पता होना चाहिए और राज्यों का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस राज्य का सबसे ज्यादा है या किधर का सबसे कम है। तो इससे रिलेटेड बातें अभी हम लोग नेशनल इनकम के अंतर्गत करेंगे, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, या हम लोग बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा है या पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा उस अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, ठीक है ना? और जो भी डेटा आपको पढ़ने होते हैं वो ज्यादातर जो है पढ़ने होते हैं इकोनॉमिक सर्वेक्षण से, क्योंकि उसके डाटा सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं, या तो आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़े गवर्नमेंट की। अब रही बात जैसे कि कब तक का डेटा आपको जानना चाहिए, तो मेरा अनुमान ये कहता है कि आपको जितने भी डेटा वगैरह जानने चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा फरवरी के जानने चाहिए या मैक्सिमम मार्च तक के जानने चाहिए।
इसके बाद का आप कोई भी करंट का डेटा ना पढ़ें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि इतने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इधर मैंने क्या बोला कि फरवरी मार्च तक का आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया, आर्थिक समीक्षा जारी की गई, उसमें बताया गया कि डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मार्च 2023 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है वो 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है। और आप सभी ने एक चीज और सुना होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो हमारे इकोनॉमी की साइज है उसको 5 ट्रिलियन बनाने के लिए काफी टाइम से सरकार ने इस बारे में खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया हुआ है। हालांकि अभी वहां तक इतनी जल्दी हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, और टारगेट तो 2025 का ही था, बट अभी तो नहीं पहुंच पाएंगे। होपफुली अगर चीजें ठीक से चलती रही तो हो सकता है 2030 के आसपास तक हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले लेवल पे पहुंच पाए। ठीक है, तो इसमें अनुमान क्या लगाया गया कि मार्च 2023 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहने का अनुमान है। और ये डेटा है कहां से? इकोनॉमिक सर्वे से। जितनी बातें बताता जाऊंगा आप अपने माइंड में भी नोट करते जाइएगा, और क्लास को पूरी होने के बाद, क्लास को कंप्लीट होने के बाद आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि इसको आप बाद में क्या रिवीजन कर पाए। ओके, इतनी बात। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें देखेंगे, अब देखो ग्रोथ के अनुमान को लेकर के बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ को 7% आंका गया था, लेकिन अभी एक्चुअल में 7.2% आई है। और पिछले वर्ष की बात करेंगे तो 8.7। ये चीजें इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने आप सभी को बताया था। उसके बाद देखो 23-24 के लिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या अनुमान लगाया गया है। 23-24 के लिए अनुमान है कि ये 6.5 से 7% के आसपास की ग्रोथ रेट को अचीव करेगी। अब देखो आप सभी के सामने ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसमें आपको डेटा ही डेटा दिखाई देंगे, जिसको देख करके आप डर सकते हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें इधर मैं आपको बताऊंगा उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये सब कुछ आपको नहीं याद करना है, इसमें कुछ ही चीजें आपको याद करनी है। सो क्या क्या चीजें याद करनी है वही चर्चा इधर मैं आप सभी से करने वाला हूँ। तो ये एनएसओ के द्वारा जारी किया गया डेटा है, और आप सभी को पता है कि नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इनके लिए जो अ, जब इसको आप स्थिर मूल्यों पे ज्ञात करते हैं तो इसके लिए जो बेस ईयर लिया जाता है, बेस ईयर क्या है? बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष की बात करेंगे। आधार वर्ष क्या है आप सभी को ये जानकारी होगी, 2011-12 है। 2011-12, तो 2011-12 के मूल्यों पे लेंगे, साथ ही साथ करंट प्राइस पे भी लेंगे। कोई भी डेटा देखो इस तरीके के आते हैं तो दोनों तरीके से आते हैं, एक तो करंट प्राइस का भी आता है और बेस ईयर का भी आता है, यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे, करंट और कांस्टेंट इन दोनों पे। अभी देखेंगे आप इधर, तो इधर आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। एक तो दिखाई देगी ग्रॉस नेशनल इनकम, दूसरी चीज नेट नेशनल इनकम, तीसरी चीज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। ठीक है ना? तो ये जो आप सभी के सामने डेटा है, ये डेटा है असल में जो पहला एस्टिमेट आया हुआ था, पहला एस्टिमेट आया हुआ था 2022-23 के लिए। आपको इसको भी दिखा दूं। हाँ, इधर देखें आप, 2022-23 का जो फर्स्ट जो क्या बोलेंगे एडवांस एस्टिमेट है, वो डेटा ये है। इसके पहले 21-22 वगैरह का है। सो 22-23 का जो पहला अनुमान था उसमें आपको क्या, पहले अनुमान में, अब अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान में भारत में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पे कितनी रहेगी, तो ये है 96,522। सो एक पॉइंट ये इधर से आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल क्या, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि स्थिर मूल्य पे। इसको करंट प्राइस पे देखेंगे तो ये है 1,70,620, है ना, 1,70,620 रुपए। तो एक आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में ये जानकारी रखनी। नेशनल इनकम का एग्रीगेट डेटा कभी पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन, इतना लंबा डेटा किसी को याद नहीं रहता। तो पूछने वाले भी बुद्धिमान होते हैं, वो ऐसे डेटा आपसे नहीं पूछेंगे जो आपको याद करने में काफी असुविधा रहे। सर इतना सारा डेटा, सर प्लीज इंपॉर्टेंट डेटा को हाईलाइट कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप सभी देख पा रहे होंगे, हाईलाइट तो कर ही रहा हूं। सर इतना सारा डेटा कैसे याद रखें? सिर्फ डेटा डेटा पूछता है, कैसे याद रखें इतना सारा?
देखो याद तो आपको करना पड़ेगा, अगर आपको नौकरी लेनी है, सिलेक्शन करना है, तो ये चीजें तो देखो याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपसे पूछेंगे कि प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान में कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए 96,522 रुपए का अनुमान लगाया गया। ये देखो अभी पहले अग्रिम अनुमान की बात हो रही, अभी देखो दूसरा अग्रिम अनुमान भी आएगा। तो डेटा का पूरा खेल है आपके एग्जाम में। आपको पहले अग्रिम अनुमान का भी याद रखना पड़ेगा, दूसरे का भी याद रखना पड़ेगा, दोनों अलग-अलग रहेंगे। इसको आप लिखिए, लिख के रिवीजन करते रहिए। यही मैं बोलता हूँ ना कि मैं 1 घंटे पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको उसके बदले 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और ये 1 घंटे पढ़ाने के लिए मैं 6-7 घंटे वर्क करता हूँ, तब जाकर के ये 1 घंटे का कंटेंट तैयार हो पाता है। क्योंकि इतनी किताबें हैं, उसमें ढूँढना पड़ता है, किताबें ऑफिशियल साइट हर जगह से ढूँढ के लेके आना पड़ता है मटेरियल, कि क्या आपको कम से कम पढ़ाया जाए, क्या आपको कम से कम पढ़ाया जाए। चलो, फिलहाल अब इसमें पहली चीज़ जो मैंने चर्चा किया, ये योग। उसके बाद दूसरी बात ये देखना कि आपने न्यूज़ वगैरह इसका वो देखा होगा या नहीं, खैर वो साइड की बात है। एक चीज़ याद रखिएगा कि सरकार ने इस बात को लेकर के काफ़ी प्रचार-प्रसार किया था कि जब से ये वाली सरकार आई हुई है, जब से ये वाली सरकार आई हुई है, यानी कि ये वाली मतलब क्या, मोदी गवर्नमेंट। तो तब से जो है इनका कहना है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो जस्ट डबल हो गई है। और इन्होंने दिखाया क्या है इसके लिए? इन्होंने दिखाया है करंट प्राइस को लेकर के। वर्तमान मूल्यों में लेकर के इन्होंने दिखा दिया कि 2014-15 के आसपास वर्तमान मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय कितनी हुआ करती थी, 86,647 रुपए। आज के टाइम में कितनी है, 1,70,620 रुपए। तो ये करंट प्राइस को लेकर के, क्योंकि सरकार ने इसका काफी जोर शोर से एडवर्टाइज वगैरह किया था, सो ये चीज आप याद रखना। बाकी कांस्टेंट प्राइस में ये नियम नहीं लागू होता है। तो सरकार ने जो हल्ला मचाया था कि प्रति व्यक्ति आय पिछले 8 साल 9 साल में क्या जस्ट डबल हो गई, तो भाई साहब वो जस्ट डबल सिर्फ आंकड़ों में हुई है, एक्चुअल में क्या हुई है ये आपको भी पता होगा। तो इस स्लाइड में बस इतनी बातें आपको ध्यान में देनी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। और ये स्लाइड देखिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि पहला अनुमान मैंने आपको बता दिया, पहला अनुमान हो गया, अभी दूसरे अनुमान को भी देखना है, कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। ये दूसरा अग्रिम अनुमान है 2022-23 का, और इसमें आपको क्या पढ़ना, इसमें आपको पढ़ना है मेन मेन चीजें पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सो इधर से आप देख लीजिए, सेकंड एस्टिमेट में आप जो है, ये तो इधर भी क्या 2022 1,72,000 ही इसका आंकड़ा लगाया गया है। और ये स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करेंगे, तो ये कितनी अनुमान लगाई गई है, ये लगाई गई है 98,118। लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि अभी जो फर्स्ट वाला आपको पढ़ाया ना, ये वाला, इसको याद रखिएगा। सवाल इसी से बनेगा, क्योंकि ये दूसरा वाला थोड़ा बाद में आया, लेटेस्ट में आया, तो इतना लेटेस्ट सवाल शायद ही वो पूछे। ठीक है, तो पहला वाला तो याद रखना आपको, ये जो राउंड राउंड किया। दूसरे वाले में आप अगर याद रख पाए तो याद रखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसमें प्रति व्यक्ति के आधार, प्रति व्यक्ति का जो अनुमान है उसके आधार पे देखेंगे, सो 98,118 रुपए। ओके, चलो बाकी इसमें क्या आप देख सकते हो, जो वर्तमान कीमतों पे है वो अभी भी 1,72,000 के आसपास का अनुमान लगाया गया है। अब इसमें ग्रोथ वगैरह की बात की गई, सो इतना आपको नहीं परेशान होना। ओके, सकल घरेलू उत्पाद का इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं, इसको भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इधर देखना है, इसमें काफी चीजें देखनी है। जैसे कि इसमें मोस्टली आप देखना स्थिर कीमतों पे, यानी कि जो बेस ईयर होता है उस पे। तो बेस ईयर में अगर आपसे पूछे कि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट क्या रही 22-23 में, सो 3.3%। और ये भी दूसरा अग्रिम अनुमान भी। अच्छा, एक चीज आप सभी को बता दूं, आपने अगर पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 2-4-6 साल पहले, तो एक टाइम हुआ करता था जब आंकड़े पूरे आते थे जीडीपी बेस्ड, और आजकल पूरे आंकड़े आ रहे हैं जीबीए बेस्ड। तो ये जीडीपी वाला फार्मूला धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। एक टाइम हुआ करता था जब आपको तीनों सेक्टर का अलग अलग जीडीपी ग्रोथ रेट में शेयर वगैरह देखने को मिल जाता था। आज वो परंपरा खत्म हो चुकी है, और आज आपको इधर अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी। सो मैंने जैसा कि पहले बताया कि आपको कृषि वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का अगर देखें कि क्या ग्रोथ रेट रहा 2022-23 में, तो 3.3% रहा। खनन और उत्खनन उत्खनन का भी 3.4 का रहा। विनिर्माण की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें
इसमें अगर देखेंगे 22-23 में तो ये काफी लो है। उसके बाद फिर आप इधर से और क्या देख सकते हैं, और कुछ मत देखिए, इधर से ये कृषि वाला पूछा जाता है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा चलो निर्माण का भी आप देख लेना, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखनी है चीजें, ये आर्थिक समीक्षा में जो बातें बताई गई उसकी बात आपको माननी है, उसी पे आपको यकीन करना है ना? तो यकीन आपको किस पे करना है? आर्थिक समीक्षा पे। अब जैसे कि आपसे अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछे, तो कौन सा डेटा आपको मानना है? वो जो मैंने आपको बोला ना कि ये वाला, ये पहला जो अनुमान आया हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की गई थी, और इसी को आपको जानना है। लेकिन बीच में मैंने वो दूसरा अग्रिम अनुमान भी बता दिया कि आप जानते रहे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो। बाकी कोई चीज ना समझ में आए तो वो आप पूछते रहिएगा, ठीक है ना? चलो, तो इधर मैं सारी चीजें हाइलाइटेड करता जा रहा हूं, आप इसमें मेन मेन चीज जो मैं बता रहा हूं उतनी चीजों को आप ध्यान से देखते जाएंगे। तो अगर बात करेंगे 2022, अब इधर देखना क्या है, 21-22 के लिए जो स्थिर कीमतों पे राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया डेटा वो है 91,481 रुपए, और 22-23 का जो फर्स्ट एस्टिमेट आया वो कितना, 96,522। ठीक है ना? तो एक तो ये चीज याद रखना। उसके बाद सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य चालू कीमतों पे देखेंगे और स्थिर कीमतों पे, दोनों पे देखेंगे। और न्यूनतम, अच्छा नहीं, चालू कीमतों पे ही इधर देख रहे हैं, स्थिर पे नहीं देख रहे हैं। तो इस पे जो है गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है 2020-21 में सर्वाधिक रही है, उसके बाद सिक्किम की रही है, उसके बाद दिल्ली की रही है। सबसे कम किसकी रही है? बिहार की रही है, देन उत्तर प्रदेश की, और फिर झारखंड की। किस राज्य में कितनी प्रति व्यक्ति आय है वो हर जगह लिखी हुई है, तो इसमें आप गोवा में देख सकते हैं कितनी है, झारखंड में देख सकते हैं न्यूनतम में कितनी है, बिहार में कितनी है, वो सारी चीजें मैं राउंड राउंड कर दिया, ये आपको नोट करके याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो इधर इस स्लाइड पे जितनी चीज हाईलाइटेड है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? अब देखो सभी राज्यों का मैंने क्या बोला, अभी जो मैंने बोला सबसे ज्यादा है सबसे कम है उसको साइड में लेकर के इधर आप देखो झारखंड का देख लीजिएगा कितनी है प्रति व्यक्ति आय, वही चीज हाईलाइट कर दिया मैंने। गोवा का दे दिया हाईलाइट करके, बिहार का दे दिया हाईलाइट करके, पंजाब का दे दिया। सो ये चीजें आप जो है देख लीजिएगा कि किधर का कैसे किसका कम है ज्यादा है, सारी चीजें आप सभी के सामने। मेन मेन चीज जो मैंने हाईलाइट कर दिया इधर आपको फोकस करना है। उसके बाद देखो वैश्विक स्तर पे कुछ बातें करते हैं, इसमें जो डेटा उपलब्ध है वो 2021 के उपलब्ध हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए, विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए। और इसमें एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत का स्थान जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में या इकोनॉमी की साइज वगैरह के बारे में कौन सा स्थान है? सो इंडिया का इधर जो रैंक है वो 5th रैंक है, ठीक है ना? इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। और पीपीपी के मामले में, क्रय शक्ति क्षमता के मामले में इंडिया की रैंक क्या, 3rd रैंक पे है। तो ये दोनों चीजें हाईलाइटेड जो मैंने किया हुआ है इसको भी आप जानते रहेंगे, इधर से भी सवाल क्या बन सकता है, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो ये इकोनॉमी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंक क्या है वैश्विक स्तर पे उसके बारे में मैंने बात किया। दो तरीके से आप देख सकते हैं, दो तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आप सभी को बता दिया, एक पीपीपी पे देखा जाता है और एक ओवरऑल देखा जाता है। तो ये दोनों चीजें हाईलाइट कर दिया। अब देखो शीर्ष सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश में बरमूडा नंबर 1 पे है, देन स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, समथिंग समथिंग। इंडिया का आपको क्या देखना, वैश्विक स्तर पे अगर देखेंगे तो 2150 डॉलर जो है वो प्रति व्यक्ति आय है, ऐसा विश्व बैंक मानता है। ओके, चलो अगला हो गया शीर्ष 5 समृद्धि दर वाले देश 2021 में कौन कौन से। कुछ ऐसे देश थे जिनकी ग्रोथ रेट आप देख के डर सकते हैं, तो इंडिया का देखना है 2021-22 में क्या 8.7 का था, तो ये हाईलाइटेड चीजें देखना। बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि पिछली बार सवाल इससे खूब पूछे गए, आईआईपी से बारे में। तो आईआईपी क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें बातें आपको जाननी है उसकी चर्चा करेंगे। क्या होता है आईआईपी? एक ऐसा संकेतक होता है जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान, आईआईपी एक ऐसा संकेतक होगा जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी चर्चा करेगा। मैंने क्या बोला कि आईआईपी क्या बताएगा? एक इंडिकेटर होता है जो कि बताएगा एक निश्चित समय अवधि में, एक टाइम पीरियड में जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनके उत्पादन की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये चीज कैसे पता चलेगा? ये चीज आपको पता चलेगा आईआईपी, ठीक है ना? आईआईपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है। अब इसका जो डेटा है वो एनएसओ के द्वारा मासिक रूप से
जारी किया जाता है। इसमें क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं? इसमें जैसे व्यापक क्षेत्र के रूप में खनन, विनिर्माण, बिजली, ये सारी चीजें। उपयोग आधारित क्षेत्रों में जैसे सामान, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, वे सारी चीजें। आईआईपी के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। सो यह भी एक क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपकी परीक्षा के लिए। ओके। अच्छा, पिछली बार परीक्षा में आपके एग्जाम पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 कोर उद्योग में शामिल नहीं है? तो अभी उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, 8 जो प्रमुख क्षेत्र के उद्योग हैं जिनको कोर सेक्टर के उद्योग बोला जाता है, उसमें अगर भार के क्रम में व्यवस्थित करें तो रिफाइनरी उत्पाद को सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बाद बिजली को, देन स्टील, देन कोयला, देन कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, सबका है। अभी आगे टेबल के माध्यम से देखेंगे और बेहतर तरीके से। अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जनवरी 2023 में जो आया हुआ। ठीक है ना? आधार वर्ष 2011-12 है, ये आप सभी को क्लियर है। ये भी बता दिया कि एक ऐसा संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी बात होती है किसके माध्यम से? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माध्यम से। ठीक है? एनी डाउट होगा तो बता दीजिएगा, मतलब कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। ये देखो कहानी है, करंट की है। और जब आप इंडियन इकोनॉमी की करंट वगैरह की कोई बुक उठा के पढ़ेंगे ना, तो इतनी मोटी बुक और इतने ढेर सारे डेटा आप देख के डर जाएंगे। तो उन्हीं में से मैं वो चीजें निकालता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, फायदेमंद है, उपयोगी है। चलो, तो अभी आईआईपी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? जनवरी 2023 के लिए जो आईआईपी का प्रकाशन है वो मार्च 2023 में किया गया। फरवरी वाला अप्रैल में किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है, जो कि किया जा चुका। तो आईआईपी का त्वरित अनुमान उस टाइम लगाया गया जनवरी के लिए 146.5। ठीक है ना? अब इसमें जैसे खनन के लिए कितना है, विनिर्माण के लिए कितना है, बिजली के लिए कितना है, वो सब आप क्रमशः इधर देख सकते हो। आगे इसमें बात करेंगे भारांक को लेकर के। ठीक है ना? उपयोग आधारित जो वर्गीकरण होता है आईआईपी का, उसमें भारांक किसको मिलेगा सबसे ज्यादा, किसको मिलेगा सबसे कम, वो सारी चीजें इधर आप देख सकते हो। तो इधर से देखो, प्राथमिक वस्तुओं के लिए आईआईपी का भारांक कितना है? 149.6। पूंजीगत वस्तुओं के लिए कितना है? 105.3। मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए कितना है? 153.6। बुनियादी या ढांचे, निर्माण वगैरह से रिलेटेड जो है उनके लिए 171.7। उपभोक्ता या टिकाऊ वस्तु के लिए 109.6। गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए 164। तो ये भारांक हो गया उपयोग आधारित वर्गीकरण के लिए। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 कोर उद्योग, 8 कोर उद्योग की बात करेंगे। एक तो सवाल यही बन जाता है कि कौन कौन से वो 8 कोर उद्योग होते हैं। नंबर 1 पे देखो, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और बिजली हो गई। ओके। अब इसमें देखना है आपको क्या, इसमें आपको देखना है, जैसे ये आप देख सकते हो अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2022 तक की कहानी। ठीक है ना? और ये तो वृद्धि दर हो गया। अच्छा, सूचकांक आप देखोगे अप्रैल से 2022 दिसंबर तक की कहानी, तो ये वाला हो गया। अब इसमें सबका दिया हुआ है कि कितना सूचकांक आया हुआ है। ठीक है ना? कितना सूचकांक आया हुआ है। तो ये कुल सूचकांक देखेंगे तो 143.1 है, और इसमें कोयला का 148.4 है, पेट्रोलियम का 128.7। सबका अपना अलग अलग दे रखा है, सबका अपना अलग अलग दे रखा है। ये राउंड जो किया और जो हाईलाइट किया, इतनी चीज आप देख लेना। उसके बाद देखो, एक सवाल ये बन जाता है आपकी परीक्षा के लिए। एक तो मैंने बताया कि 8 प्रमुख कोर उद्योग कौन कौन से होते हैं, तो वो तो देखो, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, ये सारी चीजें होंगी। सबसे अधिक भारांक वाला प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो रिफाइनरी है। और इसमें आप देख सकते हो, रिफाइनरी वाला किधर आपको, ये रिफाइनरी उत्पाद को 28.4% का भारांक में वेटेज मिलता है। ठीक है ना? उसके बाद देखेंगे तो किसको मिलेगा, उसके बाद देखेंगे तो विद्युत को मिलेगा, है ना? सही हूं ना? अगर गलत होगा तो आप देख लेना। देन स्टील है, उसके बाद फिर कोयला है, उसके बाद कच्चा तेल है, उसके बाद फिर क्या प्राकृतिक गैस है, उसके बाद सीमेंट है और उर्वरक है। तो आप इसे नंबरिंग करके याद रखना। सबसे ज्यादा रिफाइनरी उत्पाद को नंबर 1 पे वेटेज है। उसके बाद रिफाइनरी उत्पाद के बाद बात करेंगे तो विद्युत को नंबर 2 पे वेटेज है। उसके बाद नंबर 3 पे देखेंगे तो स्टील को है। नंबर 4 पे देखेंगे तो नंबर 4 पे जो वेटेज है वो कोयला को है। नंबर 5 पे वेटेज है कच्चा तेल को। उसके बाद नंबर 6 पे वेटेज है प्राकृतिक गैस को।
नंबर 7 पे वेटेज है सीमेंट को और नंबर 8 पे वेटेज है उर्वरक को। तो ये सबका रैंकिंग वगैरह आप याद रखना, ठीक है। अभी देखो उद्योग के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 में ऐसी कुछ बातें की गई जो आपको जान लेनी चाहिए। वो कौन-कौन सी बातें की गई? वो बात की गई कि औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए सकल मूल्यवर्धन जीवीए में 3.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि पिछले दशक के पूर्व के दौरान हासिल की गई 2.8% की औसत वृद्धि दर से अधिक है। बाकी उद्योग हमारे इकोनॉमी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना? उसके बाद फिर क्या? अच्छा, ये साइड की चीजें आप इसको क्या, हाँ, एक चीज और देख लेना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में वित्त वर्ष 21-22 में 10.3% की मजबूत वृद्धि की तुलना में 22-23 में मात्र 4.1% की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये याद रखना कि पिछले साल जो है ठीक ठाक कंडीशन थी और 22-23 में बात करेंगे तो थोड़ा सा खराब स्थिति देखने को मिल रही है। चलो आगे बात करते हैं इसमें। अब देखो विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, ऐसी बातें इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई और ये थोड़ा सा प्रशंसा की गई सरकार की कि सरकार ने इतना बढ़िया एफडीआई वगैरह के लिए यानी कि निवेशक अनुकूल नीतियां वगैरह बनाई हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% तक एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। तो ये थोड़ी सी विशेषता हो गई। उसके बाद फिर क्या, भारत में आने वाले 5 वर्षों में 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने की क्षमता है। तो ये तो याद रखना आप, है ना? चलो उसके बाद मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों में 100% एफडीआई को अनुमति दी गई, ये भी एक पॉइंट याद रखना। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, समग्र जीवीए में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 17-18 के दौरान जो 29.3 हुआ करता था, 19-20 में ये 30.5% हुआ और 20-21 में ये घट करके क्या 26.8% रह गया। तो एक चीज याद रखना। फिर इधर क्या, भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बनाना है और इस विजन को ध्यान में रखते हुए क्या इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इधर क्या ध्यान दिया जा रहा है। सो एक जो हाईलाइट किया इसको देखना। अब देखो आपकी परीक्षाओं में एक सवाल पूछ लिया जाता है, किससे? आपकी परीक्षाओं में एक सवाल पूछ लिया जाता है कि कितने महारत्न हैं, कितने नवरत्न हैं, वो सारी चीज के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो देखो अब ये आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक दिन एक लिंक दिया था जिसमें मैंने बताया था कि महारत्न कंपनियां क्या होती है, नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, मिनी रत्न क्या होती हैं, वो सारी डिफिनेशन मैंने बताई थी। होपफुली आपने वो वीडियो देखी थी। नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो आप बोलेंगे फिर से दे दूंगा उसका लिंक, अदरवाइज मैं उसको फिर से पढ़ा दूंगा इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ाऊंगा। अभी क्योंकि करंट पढ़ रहे हैं तो करंट में आपको ध्यान क्या देना, करंट में ध्यान ये देना कि 30 नवंबर 2022 को जो डेटा जारी किया गया है उसके अनुसार भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 है और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी, 74 है। अब इसमें अगर आप याद कर पाए, अगर आप याद कर पाए तो एक एक को याद कर लें, ना कर पाए तो अब इसमें अब क्या कहें, क्योंकि आप जब देखेंगे ये महारत्न कंपनियां हैं 12, ये नवरत्न कंपनियां हैं 12। अब इसमें काफी नाम मैच करते टाइप के हैं, सो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप ओवरऑल ये जानते रहें, मिनी रत्न को बोला 74, है ना? नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो आपकी परीक्षा के हिसाब से एक और महत्वपूर्ण चीज हो जाती है खनिज के उत्पादन वगैरह को लेकर के। तो इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 ईंधन वाले हैं, 10 धात्विक हैं, 23 अधात्विक हैं, 3 परमाणु हैं, 55 गौड़ खनिज के रूप में शामिल हैं। ठीक है ना? ओके, चलो ये क्या है, ये है भारत में खनिज उत्पादन की खानों की संख्या, यानी कितनी माइंस वगैरह हैं। ठीक है ना? उसकी बात। तो अभी ये 2021-22 में 1319 है। चलो ये हाईलाइटेड चीज याद रखना। अब अगली चीज क्या, 7 राज्यों का कुल खनिज उत्पादन में हिस्सा कितना है? ओडिशा का आप देखेंगे सबसे ज्यादा है ना, भंडार है पूरा का पूरा इधर ही। छत्तीसगढ़ को देखेंगे, राजस्थान को देखेंगे, कर्नाटका को देखेंगे, झारखंड को देखेंगे, मध्य प्रदेश को देखेंगे और महाराष्ट्र को देखेंगे। तो इन्हीं 7 राज्यों का मैक्सिमम जो है कब्जा है पूरे के पूरे खनिज उत्पादन वगैरह में। तो ओडिशा इधर टॉप पे है, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन राजस्थान, देन कर्नाटका, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
ये हो गया। अभी और अच्छी बातें होंगी, ये देखिए आप इधर से। इसमें क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि खनिज भंडार और उत्पादन के लिए क्या क्या बातें हैं। सो ये चीज देखना, भारत में कोयला भंडार और ये क्या है, कोयला उत्पादन। ठीक है, एक सवाल आपके झारखंड पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था शायद भंडार को लेकर के, ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर क्या, झारखंड माना गया था, हो सकता है उस टाइम रहा भी हो। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करेंगे, जो अभी आप सभी के सामने डेटा है, और डेटा ये ऑफिशियल है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020-21, ये आप गूगल पे सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आज के टाइम में कोयला भंडार की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किधर को है, ओडिशा में है। इसे आप उड़ीसा नाम से भी जानते हैं। कोयले भंडार की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। उसके बाद बात करेंगे तो फिर झारखंड में है, ठीक है। झारखंड के बाद इसमें देखेंगे तो तीसरा स्थान इधर क्या, छत्तीसगढ़ को है, छत्तीसगढ़। तो 3 राज्य जानते रहिए, ज्यादा कितना याद करेंगे। उसके बाद उत्पादन में देखेंगे तो उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 पे है, 23.78। उड़ीसा के बाद उत्पादन में इधर आप देखेंगे तो रैंक थोड़ी सी चेंज हो जा रही है। उत्पादन में देखेंगे तो नंबर 1 पे मैंने बोला उड़ीसा है, नंबर 2 पे क्या छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 पे देखेंगे तो नंबर 3 पे ये कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नंबर 3 पे इधर आ जाता है। और झारखंड का रैंक जो है वो कोयला उत्पादन में 4th नंबर पे है। तो ये कोयला उत्पादन को लेकर के डेटा हो गया, इसको भी आप सभी याद रखेंगे, नोट कर लेंगे ना। मेन मेन चीज देखो नोट करनी है आपको कि किस राज्य की क्या रैंक है इससे रिलेटेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है लिग्नाइट भंडार को लेकर के, लिग्नाइट भंडार और लिग्नाइट उत्पादन। सो भंडार पूरा का पूरा भरा पड़ा है तमिलनाडु में, उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान में है, थोड़ा सा गुजरात में है। उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन भी क्योंकि सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास है तो उत्पादन में भी वो नंबर 1 पे है। उसके बाद नंबर 2 में उत्पादन कर रहा है गुजरात, राजस्थान में उत्पादन क्या कम हो रहा है। सो ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या 3 हो गया, ठीक है। और इधर क्या नंबर 1 पे यही है तमिलनाडु। अगला है लौह अयस्क को लेकर के बातें थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग, चलो। तो लौह अयस्क में एक तो हेमेटाइड का भंडार और एक क्या मैग्नेटाइड का भंडार, दो चीजें देखनी है। तो लौह अयस्क हेमेटाइड अगर पूछता है भंडार या मैग्नेटाइड पूछता है, सो इधर भी देख लीजिए क्या क्या स्थिति है। तो भंडार में देखेंगे लौह अयस्क का हेमेटाइड वाले में उड़ीसा नंबर 1 पे है, उड़ीसा क्या नंबर 1 पे है, फर्स्ट रैंक पे। उसके बाद क्या, उसके बाद है झारखंड, इधर क्या सेकेंड रैंक पे। और थर्ड रैंक पे क्या है, छत्तीसगढ़। ये लौह अयस्क हेमेटाइट वाला हो गया। और लौह अयस्क मैग्नेटाइट में कर्नाटका नंबर 1 पे है, कर्नाटका नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश सेकेंड पे है। सो ये दूसरा याद रखना। टोटल उत्पादन अगर बात करेंगे लौह अयस्क की इंडिया में किस राज्य में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो देखो सबसे ज्यादा उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा के बात करेंगे उसके बाद फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उसके बाद फिर कर्नाटका में, और 4th रैंक पे क्या झारखंड है, 4th रैंक पे। तो लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान 4th। अब आप सभी के सामने ये एक बढ़िया सी टेबल दिख रही होगी, देखने में उतनी साफ सुथरी नहीं लग रही है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है कि कौन से खनिज भंडार में भारत में राज्यों की क्या क्या स्थिति है। जैसे कि मैंने बोला कि कोयला को ले लिया, कोयला में देखेंगे उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, उसके बाद झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर पश्चिम बंगाल में। ऐसे आप सभी का देख लेंगे। सभी का ना देखें तो एक तो जैसे आपने कोयला का देख लिया, मैग्नीज का देख लिया, और फिर क्या ग्रेफाइट वगैरह का देख लीजिएगा। तो जो जो आप याद कर पाए देख लीजिएगा। ओके, चलो भंडार तो हो गया, अभी बात कर लेते हैं उत्पादन की। तो देखो उत्पादन में मैंने काफी चीजें शामिल किया है। अब जैसे कि बात करें सबसे पहले अगर कोयले के उत्पादन की, तो उड़ीसा सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड। लौह अयस्क की बात करेंगे, उड़ीसा सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद झारखंड। तांबा की बात करेंगे, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। बॉक्साइट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा उड़ीसा में उत्पादन है, फिर गुजरात में है, फिर झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें भी आप जितना याद कर पाए वो बेहतर होगा। जैसे कि ग्रेफाइट को लिया, उड़ीसा सबसे ज्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर क्या झारखंड, है ना। तो ये जितनी चीज हाईलाइट किया, कोशिश करिए कि इतना आप याद कर पाए। उसके बाद देखो लास्ट सेशन में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा किया था एफडीआई को लेकर के,
क्योंकि इससे भी देखो एक सवाल तो बनता है। वो सवाल क्या बनता है, एक या दो तीन सवाल बन जाएंगे अभी से। एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना। अब इसमें देखो सवाल ये बनता है, आप सभी जानते होंगे कि एफडीआई में क्या, एफडीआई में विदेश से हमारे यहाँ लोग आकर के इन्वेस्ट करते हैं, उसके अलग अलग रास्ते होते हैं, है ना। तो इसमें जानना क्या है आपको, जानना आपको ये है कि कौन सा देश जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एफडीआई में, यानी कि एफडीआई के तहत जो है कौन सा देश सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है। तो इसमें कई सालों से जो टॉप पे बना हुआ है वो सिंगापुर बना हुआ है। तो इसमें आप सभी के सामने दो डेटा हैं। एक तो डेटा है जो कि 2022 से रिलेटेड है, यानी कि 21-22 से, और ये 22-23 से। तो अब देखो समझना क्या है, इधर समझना यह है कि सिंगापुर 27% के साथ इधर टॉप पे है, देन यूएसए 17.9% है, उसके बाद फिर मॉरिशस है 15.98%। इन्हीं तीन में आपस में उतार चढ़ाव होता है, रैंक पे यही रहते हैं। चलो अभी जो 22-23 के अनुसार देखेंगे तो इसमें सिंगापुर टॉप पे है, उसके बाद मॉरिशस है, उसके बाद क्या, यूएस है। तो उधर देखेंगे तो यूएस सेकंड पे था, अभी इधर थर्ड पे आ गया है, ठीक है। उसके ये पहला सवाल बन गया कि किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे यहाँ आता है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या बनता है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले सेक्टर में आ रहा है 34%, और ये किसके अनुसार, ये 2022-23 के अनुसार। लेकिन आप 21-22 में देखेंगे तो इधर भी है वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बट 24.6% का, ठीक है ना। अगला इसमें क्या है, अगला जैसे कि सेवा को लेकर के सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर देखेंगे 21-22 में 12% था, इधर कितना है 18% है, ठीक है ना। इधर कितना है 18%। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद क्या, ऑटोमोबाइल थर्ड पे, इधर क्या, इधर ऑटोमोबाइल कहीं रास्ते में भटक गया है ना। तो चलो ये दो तीन बातें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें आपको ये देखना होता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आ रहा है वो, ये डेटा जो है राज्यों की स्थिति को लेकर के 21-22 का, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का। कर्नाटका में सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में, फिर तमिलनाडु में, फिर क्या, हरियाणा में। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। कर्नाटका में सबसे ज्यादा, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे दिल्ली, फोर्थ पे तमिलनाडु, और फिफ्थ पे क्या, हरियाणा। हरियाणा क्या, गुड़गांव की वजह से। इधर भी लगभग वही स्थिति थी। कर्नाटका नंबर 1 पे था, सेकंड पे महाराष्ट्र था, थर्ड पे इधर भी दिल्ली ही था, फोर्थ पे तमिलनाडु था, और फिफ्थ पे हरियाणा था। तो ये एफडीआई से रिलेटेड इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैंने इतनी बातें किया करंट के इस टॉपिक में। अभी आप लोग बताइएगा जो भी इसमें पूछना चाहते हो।